स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा में। दोस्तों, मेरे इस चैनल को क्रिएट किए हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं और जब मैं ये चैनल बना रहा था तो तभी मेरे मस्तिष्क में ये बात थी कि मैं इस पर हिंदी व्याकरण और साहित्य से संबंधित वीडियोज़ ही डाला करूँगा। तो 1 महीने होने को आए, लेकिन अभी तक मैंने साहित्य से संबंधित कोई वीडियो इसमें नहीं डाला है। केवल हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोज़ ही बनाता रहा हूँ मैं। किंतु आज वह दिन है जिस दिन एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था जिसके बारे में कुछ न कह पाना, कुछ न कहना, आप लोगों से उनके बारे में थोड़ी चर्चा न करना, ये बहुत बड़ी हिमाकत होगी। इसलिए इस चैनल पर मेरा पहला साहित्य से संबंधित वीडियो आज मैं उस शख्सियत के नाम करता हूँ। दोस्तों, आज 31 जुलाई है। 31 जुलाई हिंदी कथा साहित्य में वह दिन है जिसने एक ऐसे हीरे को जन्म दिया, एक ऐसे कोहिनूर हीरे को जन्म दिया जिस पर हिंदी साहित्य हमेशा ही गर्व करता रहेगा। आने वाली सदियां भी उन पर गर्व करती रहेंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य में कोहिनूर हीरे के समान ही हैं। हिंदी कथा साहित्य में बहुत से हीरे हैं। कहानियाँ लिखने वालों में बहुत से लोगों का नाम है, किंतु प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जो इन सब में सबसे चमकीला और सबसे जो है मूल्यवान रत्न है। प्रेमचंद जो थे, जिस समय उन्होंने रचना करनी शुरू की थी, वो कहानियों का ऐसा समय था जिस समय लोग ज़्यादातर पसंद करते थे अय्यारी, जासूसी या तिलिस्मी कहानियों को। देवकीनंदन खत्री जी थे जो चंद्रकांता संतति लिखा करते थे। उस तरह की चीज़ें लिखा करते थे जिसमें जासूसी, अय्यारी से भरी हुई कहानियाँ होती थी, पात्र होते थे जो बिल्कुल अविश्वसनीय होते थे। समाज में उनको देखना हमारे लिए संभव था ही नहीं, जिन्हें हम समाज में नहीं देख सकते। वैसे पात्रों को लोग उन पात्रों के, उन कहानियों के नशे में ही डूबे हुए रहते थे। साहित्य से यथार्थ यानी जो वास्तविक जीवन है, जीवन में जिन लोगों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लोगों का वास्तविक जीवन जिस प्रकार का है, वो जीवन साहित्य में, कथा साहित्य में तो बिल्कुल ही नहीं दिखता था प्रेमचंद से पूर्व। प्रेमचंद वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी पाठकों को रोमानी, अय्यारी, तिलिस्मी कहानियों से मोड़कर यथार्थ की भूमि पर ला खड़ा किया। उन्होंने देश के किसानों की समस्याओं को अपनी कहानियों के माध्यम से उठाया। एक दौर था वो जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन प्रेमचंद भी एक लड़ाई लड़ रहे थे और वो लड़ाई जो थी वो हिंदी कथा साहित्य को रोमानी और अय्यारी कहानियों से मुक्त करने की लड़ाई वो लड़ रहे थे। उसी लड़ाई को उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से आगे बढ़ाया। आज भी हम देखते हैं बहुत से ऐसे जो हैं सस्ता साहित्य जिस रूप में दिखता है हमें, लुगदी साहित्य है। हालांकि बहुत सी अच्छी अच्छी रचनाएं भी लुगदी में छपी हैं, लेकिन आमतौर पर मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिन पुस्तकों की, वो जो है सस्ता मनोरंजन प्रदान करने वाली पुस्तकें जो हैं, तो अभी भी उनका बाज़ार है और वास्तविक जो महत्वपूर्ण साहित्य है उसकी तुलना में काफ़ी अच्छा बाज़ार ही है उसका। लेकिन उस समय तो इस तरह के साहित्य का ही पूरा बोलबाला था। जो जीवन की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं या घर परिवार की समस्याएं, इन सब को लेकर के संजीदगी के साथ कहानियां नहीं लिखी जाती थी। तो प्रेमचंद जी ने अपने पाठकों का परिचय जीवन के यथार्थ से करवाया। बाबू देवकीनंदन खत्री के पाठकों को जो अय्यारी, जासूसी की कहानियों में खोए रहते थे, उनको मोड़कर उन्होंने यथार्थवादी कहानियों की ओर ला खड़ा किया। ये प्रेमचंद जी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है।
हिंदी में गंभीर पाठकों, गंभीर बातों को, सामाजिक समस्याओं को लेकर के लिखी गई कहानियों के प्रति एक पाठक वर्ग तैयार किया था प्रेमचंद जी ने। वो पाठक वर्ग जो पहले जासूसी अय्यारी की कहानियों में खोया रहता था, उस पूरे पाठक वर्ग को उन्होंने यथार्थवादी कहानियों की ओर लाकर खड़ा कर दिया, उनको आकर्षित किया। हिंदी में जो महत्वपूर्ण साहित्य है उसके पाठकों को तैयार किया था प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी पर बहुत काम हो चुके हैं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। निराला की साहित्य साधना लिखने वाले रामविलास शर्मा भी प्रेमचंद और उनका युग उन्होंने लिखा है। इसके अलावा प्रेमचंद जी के पुत्र जो हैं अमृत राय, उन्होंने भी प्रेमचंद जी की जीवनी जो है, प्रेमचंद जी के महत्व को रेखांकित किया है। प्रेमचंद जी के ऊपर इतना कुछ लिखा गया है, लेकिन दोबारा जो है हम प्रेमचंद जी के शिल्प को पा नहीं पाए हैं, किसी ने उनको पाया नहीं है। वो शिल्प एक ऐसा अनूठा शिल्प है जो दूसरों में झलकता ही नहीं है। वो परिवेश सृजित होता है। प्रेमचंद जी जिस गांव का चित्रण करते हैं, जिन गांवों के परिवेश को वो अपनी कहानियों में जगह देते हैं, उनके पात्रों को, उनके जीवन के संघर्षों को जिस तरह से वो चित्रित करते हैं, इस तरह से चित्रित करने वाले तो बहुत हुए हैं, लेकिन प्रेमचंद को जितनी कामयाबी मिली है, लोगों के हृदय पर उन्होंने जो राज किया है, वो राज और कोई नहीं कर पाया है। बहुत हद तक हम इसका श्रेय देते हैं उनकी भाषा शैली को। उनकी भाषा में एक अजीब सी बात है, देयर इज़ समथिंग मैजिकल इन इट। कुछ जादुई तरह की चीज़ है जो पाठकों के हृदय पर एकदम सम्मोहन सा डाल देती है। इतनी सहज भाषा और इतना आकर्षण उसमें कि दूसरों में उस तरह की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। यथार्थवादी लिखने वाले भी बहुत हुए हैं। हम मिथिलेश्वर को जानते हैं। मिथिलेश्वर जो है गांव के कथाकार के रूप में अब जाना पहचाना नाम हो चुके हैं बहुत। उनकी कहानियों में भी गांव की चीज़ें दिखती हैं, गांव की समस्याएं, गांव के लोग, बदले हुए गांव के लोग भी दिखते हैं। लेकिन जो ताजगी आज भी हमें प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों को पढ़ने से मिलती है, वो किसी और की कहानियाँ और उपन्यास पढ़ने से वो ताजगी नहीं महसूस होती। गांव का वो चित्र नहीं आता है हमारे पास। गांव की वो चित्रण की जो ताजगी है, वो चित्रण की जो शैली है, वो शैली किसी और ने प्राप्त नहीं की है। प्रेमचंद की महानता न केवल उस युग को पहचानने में रही है जिस युग में उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया और जिस युग में वो आगे बढ़े थे। वो स्वाधीनता का दौर जो था, उस समय प्रेमचंद जी ने जिस तरह के कार्य किए कथा साहित्य में, उस तरह के कार्य जो हैं अब देखने को नहीं मिलते। क्योंकि प्रेमचंद जी जो लिख रहे थे उस जीवन से वो सीधे जुड़े हुए थे। उनके साथ जो किसानों की जो कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, उनके साथ उनका सीधा संपर्क था। वो सीधे तौर पर जुड़े हुए थे उनसे, उनकी समस्याओं को वो आँखों से देख रहे थे। बहुत हद तक उन्होंने अपनी आँखों से वो एकदम दृष्टा रहे हैं उनके, और कुछ हद तक भोगता भी रहे हैं। तो इस कारण से उनकी कहानियों में एक अद्भुत जो है यथार्थ दिखाई पड़ता है, एक सजीव चित्रण हमारे सामने प्रकट दिखाई पड़ जाता है उनकी कहानियों और उपन्यासों में। गोदान को उनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। लगभग दर्जन भर उनके उपन्यास हैं, जिनमें सेवा सदन अत्यंत महत्वपूर्ण है। रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सारे भी जो हैं बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। हालांकि उनका जो मंगलसूत्र है, जो उपन्यास उन्होंने लिखना शुरू किया था, किंतु वो उसे पूरा नहीं कर पाए, इसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ये जो गोदान है, गोदान के बाद उसकी रचना उन्होंने शुरू की थी। कहानियों में उनकी कहानियाँ लगभग 300 के आसपास उनकी कहानियाँ हैं, और एक से बढ़कर एक नगीना कहानियाँ हैं। वो आप कोई भी कहानी पढ़ लीजिए, उसके पात्र जो हैं आपके दिलो दिमाग पर कब्ज़ा कर लेते हैं। आप उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। कितना भी समय गुजर जाए वो पात्र आपके जहन में रहता है। वो जो
सृष्टि होती है, पात्रों के चरित्र का गठन वो करते हैं, चरित्र का निर्माण जिस प्रकार से करते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इतना अनोखा है कि वो पात्र जो है हमारे मन में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। चाहे आपका जो है होरी हो गोदान में, या फिर आपका जो है हल्कू हो, बड़े घर की बेटी कहानी हो, नमक का दारोगा कहानी हो, दो बैलों की कथा जो बच्चों की कहानियां हैं एक तरह से, तो दो बैलों की कथा में हीरा और मोती का चरित्र कोई नहीं भूल सकता। फिर बड़े भाई साहब कहानी है उनकी, जिसमें बड़े भाई और छोटे भाई का छोटे भाई के रूप में उन्होंने अपने आप को ही रखा है। बड़े भाई का जिस प्रकार से वो चित्रण करते हैं वो हमारे पारंपरिक बड़े भाई की तरह ही पूरी तरह से लगते हैं। बड़े भाई सामान्यतः ऐसे ही होते हैं। तो इस प्रकार प्रेमचंद की कहानियाँ, प्रेमचंद के उपन्यास जो हैं उनकी ऐसी कीर्ति हैं जो युगों युगों तक उनको अमर बनाए रखेंगे। भले ही आज वो सशरीर हमारे साथ न हो, किंतु उनका जो लेखन है वो लेखन हमेशा हम जीवित रहेगा और आज भी और आने वाले समय में भी लोगों को प्रेरणा देगा। उनके चरित्र प्रेरणा देंगे, उनका लेखन हमें प्रेरणा देगा। मैं खुद कहानियाँ लिखता हूँ, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर, निजी अनुभव से भी कह सकता हूँ कि ये सरल चीज़ें लिखना, किसी भी बात को सरलता से कह देना और उसमें भी वो आकर्षक हो, ये इतना कठिन कार्य है कि मैं बता नहीं सकता। इसमें पसीने छूट जाते हैं, फिर भी उतनी अच्छी कामयाबी नहीं मिलती है। बहुत से लोगों को तो बिल्कुल कामयाबी ही नहीं मिल पाती है, वो नहीं लिख पाते हैं उस तरह से जिस तरह से प्रेमचंद इतनी सहजता से लिखते थे। तो प्रेमचंद के जीवन पर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, उनके शिल्प को लेकर के, उनकी भाषा को लेकर के बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन उस भाषा को कोई अपना नहीं पाया है। लोग कहते हैं कि प्रेमचंद की भाषा सरल है, मुहावरे और कहावतों, लोकोक्तियों से भरी पड़ी है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का इस्तेमाल तो और भी दूसरे कथाकार करते हैं, लेकिन प्रेमचंद जिस तरह से भाषा को सृजित करते हैं, उनका वाक्य संयोजन जिस प्रकार का है और उन वाक्यों को पात्रों के मनोदशा के अनुकूल जिस प्रकार से वो रखते हैं, ऐसा अद्भुत संयोग, इस प्रकार का कौशल जो है दूसरों में देखने को नहीं मिलता है। यही कारण है कि प्रेमचंद जितना भी समय बीत जाए, लेकिन प्रेमचंद को लोग भूल नहीं सकते। और भले ही कुछ लोग उनको लेकर के आलोचनाएं करें, उनकी जो भी कमियों को दर्शाएं, लेकिन कमियां हर किसी में होती हैं, उनमें भी हैं, लेकिन उन कमियों के बावजूद उनकी उपलब्धियां इतनी महान हैं कि वो कमियां जो हैं वो बिल्कुल गौण हो जाती हैं, उनका कोई महत्व विशेष नहीं रह जाता है उनके मूल्यांकन में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।